सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग मिडवाइफरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग इस टॉपिक से लगभग 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबको पता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को करना भी पड़ेगा और सब टॉपिक छोटा छोटा है तो इस टॉपिक से हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि गर्भ अवस्था में योनि के म्यूकोसा का जो नीला रंग हो जाता है, मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान जो योनि का म्यूकोसा है उसका रंग नीला हो जाता है। वो उसको कौन सा चिन्ह से जाना जाता है, कौन से चिन्ह उसको कहे जाते हैं? गुडाइल्स चिन्ह, चैडविक चिन्ह या हैगर चिन्ह या जैक्यूमर चिन्ह? तो किस चिन्ह से उसको जाना जाता है? तो उसको चैडविक चिन्ह से जानते हैं। क्या चिन्ह से? चैडविक चिन्ह से। यदि गर्भ अवस्था में योनि का जो म्यूकोसा है उसका रंग यदि नीला रंग का होने लगे तो वह किस चिन्ह से जाना जाता है? तो चैडविक चिन्ह से जाना जाता है। तो डेली आप लोगों को लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको डेली क्लासेज मिलेंगे। अभी आप सबको दुर्गा पूजा का फी में डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी आप लोग कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। फिर आप लोगों का जो क्लास का चार्ज है दुर्गा पूजा के बाद बढ़ जाएगा, इसलिए ज़रूर आप लोग दुर्गा पूजा में ज्वाइन कर लीजिए और आपकी बहाली भी इसी महीना में आने वाले हैं। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, नहीं तो आपके पास तैयारी का समय नहीं रहेगा। तो जिसका तैयारी बेहतर होंगे उसका रिजल्ट हो जाएगा और आप लोग फिर से 5 वर्ष इंतज़ार करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी तो बार बार आता नहीं है। अभी इलेक्शन है 25 में, इसलिए आप लोगों का इतना ज़्यादा वैकेंसी आ रहे हैं, तो बात को समझिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वास्तविक प्रसव की एक विशेषता है। मतलब कि वास्तविक प्रसव की बहुत सारी विशेषता है। प्रसव आप लोग जानते हैं ना, जो डिलीवरी का जो टाइम होता है उसको प्रसव कहते हैं। तो कह रहा है उसकी एक विशेषता के बारे में बताइए। आपको बताना नहीं है, इस ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से वास्तविक प्रसव की विशेषता है। पहला ऑप्शन है कि पीड़ा की अवधि एवं तीव्रता एक समान रहती है। ऐसा तो है नहीं कि पीड़ा की अवधि एवं तीव्रता समान रहेगी। जैसे जैसे प्रसव नज़दीक आने लगेंगे उस अनुसार पीड़ा होती है। जब स्टार्टिंग रहते हैं तो उस समय में क्या कम होती है पीड़ा, तो ये गलत हो जाएगा, उसकी एक विशेषता नहीं है। अगला है साबुन पानी का एनीमा देने से पीड़ा समाप्त हो जाती है। ये भी नहीं होता है, मतलब कि साबुन पानी का एनीमा देने से पीड़ा तो समाप्त होंगे नहीं। अगला है कि पीड़ा कमर के नीचे होती है। ये सही है कि पीड़ा कमर के नीचे होती है जो उदर एवं जांघ तक फैल जाती है। ठीक है, प्रसव के समय पीड़ा कमर से नीचे स्टार्ट होती है और जो कहाँ तक फैल जाती है तो वो धीरे धीरे उदर मतलब पेट वाले भाग और जांघ तक फैल जाती है। ठीक है, तो इसका एक जो विशेषता है यही है। क्या है? तो वास्तविक प्रसव की एक विशेषता क्या है? तो ये है कि मतलब कि पीड़ा कमर के नीचे होती है और वो धीरे धीरे उधर पेट वाले भाग और जांघ तक फैल जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीगल व्यायाम को गर्भ अवस्था में करने से यह होता है, मतलब कीगल व्यायाम बहुत सारा व्यायाम होता है, जैसे स्ट्रेचिंग हो गया और भी बहुत सारे व्यायाम होते हैं। जैसे कि पैर सब में चोट लग गया तो कहता है मतलब जांघ सब में कि स्ट्रेचिंग करो, और भी बहुत सारा फिजिकल मतलब व्यायाम होते हैं। उसी तरीके से कीगल व्यायाम को गर्भ अवस्था में करने से क्या होता है कि भ्रूण रक्त संचार को बढ़ाता है, क्या पीठ दर्द से आराम देता है, या पेरिनियल पेशियों को मजबूती प्रदान करता है, या उदरीय पेशियों को मजबूती प्रदान करता है। तो कीगल जो कीगल व्यायाम है वह गर्भ अवस्था में क्या करता है? तो पेरिनियल पेशियों को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? और मजबूती प्रदान करने के लिए ही कीगल व्यायाम का सजेशन दिया जाता है। तो यह क्या करता है? तो पेरिनियल पेशियों को, पेशियाँ जानते हैं ना आप लोग, कार्टिलेज, इसके बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल्स में जाने थे। हड्डी के बारे में, पेशियाँ जो है उपास्थि जो है उसके बारे में हम लोग बहुत सारे जाने ही थे।
तो इसका काम है कि पेरिनियल पेशियों को मजबूती प्रदान करना। और हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है, कौन सा पोषक तत्व, तो कैल्शियम और क्या, फ्लोरीन, मतलब कैल्शियम और कह सकते हैं फॉस्फेट, उसको क्या करता है, मतलब कि मजबूती प्रदान करते हैं हड्डियों को। अगला है कि डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भ अवस्था से पहले वाले वजन जितना कम होता है। मतलब कि डिलीवरी हो जाने के बाद स्त्री का वजन गर्भ अवस्था से जो पहले वजन रहता है उससे कितना कम हो जाता है। क्वेश्चन को आप लोग समझे क्या कर रहा है, मतलब कि पहले वाले वजन जितना कम हो जाता है। क्या कर रहा है कि डिलीवरी जब हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि डिलीवरी या कह सकते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान उसका वज़न बढ़ते बढ़ते 11 kg बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है जो नॉर्मल वज़न रहता है उनसे। तो वो धीरे धीरे गर्भ अवस्था के बाद कब घटना, मतलब कितने महीने में घटकर जो गर्भ अवस्था से पहले जितना वज़न था, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई मतलब कि उतना अच्छा तो बना नहीं सकते हैं फिगर, मान के चलिए कोई गर्ल्स है तो वो मतलब कि गर्भ धारण की, ठीक है। तो 9 महीना मतलब कि प्रसव तक जाते जाते डिलीवरी में उसका वज़न यहाँ पर कितना था, यहाँ पे मान के चलिए कि ज़्यादा वज़न नहीं लेंगे नहीं तो आप लोग गुस्सा आ जाइएगा, 40 है। और उसके बाद गर्भ धारण करने के पश्चात कुछ दिन बाद उसका वज़न बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 11 kg तक मान लीजिए बढ़ गया, तो 51 तक हो गया। तो फिर कह रहा है कि गर्भ जब डिलीवरी हो जाता है तो ये वज़न फिर से इतना कब कितने समय पर आ जाएगा, जो नॉर्मल वज़न था उतना पे। तो ये मतलब कि फिर से वापस गर्भ अवस्था से पहले वाले वज़न पर आता है 6 महीना बाद। कितना महीना, तो उसको 6 महीना लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें गर्भाशय का वजन बढ़ता है, सर्विक्स का विस्तार हो जाते हैं, तो ये सब घटते घटते मतलब कि 6 महीना लग जाते हैं और 6 महीना बाद वो उस वजन तक आ पाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है। प्रस्तुति भाग का पेरिनियल पर आना या शिशु का जन्म या बियरिंग डाउन्स पीड़ा का आवास या योनि से रक्त की धारा बहना। तो प्रसव की जो द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है, वो पूछ रहा है कि नहीं है, तो मतलब कि द्वितीय अवस्था में योनि से रक्त की धारा नहीं बहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं तो रक्त की धारा तो वैसे भी योनि से बहेंगे नहीं, क्योंकि जब तक गर्भ धारण रहते हैं तो उतने समय तक क्या होते हैं, पीरियड्स भी बंद रहते थे। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि योनि से रक्त की धारा नहीं बहते हैं। और यही आपको खोजना था, क्योंकि इसमें वही खोजना था कि द्वितीय अवस्था में कौन नहीं होता है, तो यही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे डिटेल्स में भी चर्चा किए थे। आपको जब हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में जाने भी थे, स्तनपान के बारे में। कह रहा है कि स्तनपान करने वाली माँ की प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो भी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उससे क्या होता है कि मतलब कि बच्चों में न्यूट्रिशन जाते हैं, इससे माँ के शरीर में क्या होते हैं कि कैलोरी की कमी होती है। तो कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, जैसे दिया है 1800, 2200 कैलोरी, 2600 कैलोरी या 2500 कैलोरी। तो कितना कैलोरी लेना चाहिए स्तनपान के दौरान, तो 2600 कैलोरी। कितना लेना चाहिए, तो 2600 कैलोरी स्तनपान के दौरान माँ को प्रतिदिन लेने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि योनि परीक्षण द्वारा यदि नर्स को लगता है कि सर्विक्स 3 उंगलियों जितना विस्तार हो गया, 3 उंगली मतलब कि कितना, ये 3 उंगली हो गया, ये उंगली भी हम बाहर के दिखा देते आपको, मतलब जनरली इसी साइज में उंगलियां रहते हैं। ऐसे ही आप लोगों का मतलब कि नाखून रहता है, तो इतना मतलब कि 3 उंगली जितना मान के चलिए, आप 3 उंगली आप बुक पे या किसी पर रख कर चेक कर सकते हैं कि ऐसे मतलब कि 3 उंगली कितना चौड़ा हो सकता है।
यदि योनि परीक्षण करते समय आप लोग को ड्यूटी लगेंगे, तब यदि आप लोग को पता चलेगा कि सर्विक्स का 3 उंगली जितना विस्तार हुआ है तो इसे सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे। यदि 3 से मतलब कि उंगली जितना विस्तार हुआ है तो कितना सेंटीमीटर तक उसको मतलब माना जाएगा। तो लगभग मतलब कि 2 से थोड़ा कम होता है। एक उंगली की मतलब हम बात करें तो उसकी चौड़ाई से लेकर तो मतलब कि जैसे ये है तो ये मतलब 2 से कम थोड़ा होता है, तो इसलिए 3 है तो 3 दूनी 6 होने चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है तो 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं। कितना होता है तो 5 सेंटीमीटर तक लगभग कि मतलब कि इसका विस्तार होता है। यदि 3 उंगली जितना उसका विस्तार हुआ है तो उसको हम लोग कितना लिखेंगे। तो आपको अगर सबमिट करना रहेगा, आगे फाइल को भेजना है, तो आप तो ये नहीं लिखिएगा कि 3 उंगली जितना विस्तार है, वहाँ पर तो आपको सेंटीमीटर के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो कितना लिखिएगा तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला भगछेदन का प्रकार है लेटरल, जे आकार या मीडियो लेटरल या मीडियन। तो सार्वजनिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला भगछेदन का जो प्रकार है वो कौन सा होंगे। जैसे लेटरल है, जे है, मेडियो लेटरल है, तो ये कौन से होते हैं तो मेडियो लेटरल होते हैं। आज बहुत लंबा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, स्वस्थ, इसलिए थोड़ा सा हम लोग आज 20 क्वेश्चन तक ही सीमित रखेंगे। अगला है कि प्रसव काल में और जहाँ पर भी थ्योरी की ज़रूरत होंगी उसको हम लोग कल देख लेंगे। प्रसव काल में ऑक्सीटोसिन प्रयोग करने का सबसे गहन दुष्प्रभाव क्या पड़ जाता है। जब प्रसव काल का समय रहता है गर्भावस्था का, उस मतलब कि प्रसव काल के समय में ऑक्सीटोसिन, जब मतलब कि डिलीवरी होने के समय में ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने से उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। उस समय के लिए तो थोड़ा रिलैक्स मिलते हैं, लेकिन उस पर दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि क्या उस पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे है कि झटके तथा कोमा में जाने का, उच्च रक्तस्राव या शरीर से अधिक पानी की हानि या मां को पीलिया आना। तो क्या चीज़ का मतलब कि दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसको झटके तथा कोमे में जाने का खतरा रहता है। मतलब यही उस पर मतलब ऑक्सीटोसिन देने से दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि लाइकर को सामान्य लिखा जाता है जब यह गहरे लाल रंग का हो, भूसे रंग का एवं साफ हो, गहरे भूरे रंग का हो या हरे पीले रंग का हो। तो लाइकर को सामान्य मतलब कि नॉर्मल कब माना जाएगा तो लाइकर को नॉर्मल तब माना जाएगा जब वो भूसे के रंग एवं साफ हो। तब उस समय में आप समझिएगा कि लाइकर क्या है तो सामान्य नॉर्मल है, नहीं तो उसमें डिफ़िकल्टी आ चुका है अगर इस रंग का नहीं हुआ तो। अगला है कि एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है। 100 ml, 1000 ml, 200 ml या 500 ml। एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त की जो हानि होती है वो कितना होते हैं तो 500 ml होते हैं। कितना होते हैं 500 ml उसकी हानि होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल विस्तारण ... होता है। फोटोग्राफ में लिखना कब शुरू किया जाता है तो ये मतलब कि जैसे दिया है पूर्ण विस्तारण 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर में। तो ये कब किया जाता है तो 4 सेंटीमीटर यदि इसका विस्तार हो जाता है सर्विकल का तो फोटोग्राफर पर उसका लिखना मतलब कि तब शुरू किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केस में कार्ड को देर से क्लैंप करना चाहिए। किस केस में कार्ड को देर से क्लैंप मतलब जैसे कि आप लोग को जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो आप सब क्लैंपिंग करते हैं ना उसके साउंड के लिए, वही कह रहा है कि मतलब कि किस केस में कार्ड को देर से क्लैंप करना चाहिए। जैसे कम वजन वाले शिशु के केस में या समय से पहले जो जन्म लेता है, जैसे कि 9 महीना जन्म लेने का उचित समय माना जाता है, नॉर्मल समय है।
और मतलब कि अच्छा भी माना जाता है। लेकिन समय से पहले, जैसे कि बहुत सारे कुछ बच्चे मतलब कि जब माँ यदि शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर रहते हैं तो 7 महीने में भी डिलीवरी हो जाता है, तो वो समय से पहले डिलीवरी हुए, या RH असंगति से के कारण, या परिपक्व शिशु के। तो किस केस में कार्ड यानी कि कार्ड का जो क्लैपिंग जो किया जाता है वो देर से किए जाते हैं, तो किस केस में किए जाते हैं, तो ये परिपक्व शिशु के केस में कार्ड को जो देर से क्लैपिंग किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कार्य कि गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप ग्रस्त माँ को कौन सा आहार लेने की सलाह देनी चाहिए। मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान यदि उच्च रक्तचाप ग्रस्त है माँ, तो उसको कौन सा आहार लेने की सलाह देनी चाहिए, उच्च प्रोटीन, सामान्य, या कम रेडियस वाला, या कम सोडियम युक्त। तो कैसा आहार लेने की सजेशन देना चाहिए, तो नॉर्मल। कैसा, तो नॉर्मल, ना तो ज़्यादा उच्च, ना ज़्यादा प्रोटीन वाला, ना ही कम रेडियस वाला। तो कैसा लेना चाहिए, तो सामान्य भोजन या सामान्य आहार लेने की सजेशन देनी चाहिए। अगला है कि जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए जिसकी डोज है। विटामिन के आपको पता है कि शरीर में क्या चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो विटामिन के शरीर में रक्त को थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे क्या कि कोई करता है तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ देर ब्लड निकलने के बाद वो जमना शुरू हो जाता है, तो किसके कारण, विटामिन के कारण ही। जिसमें ज़्यादा रहता है उसमें तुरंत जमने लगता है, जिसमें कम रहता है उसमें थोड़ा निकलने के बाद जमना शुरू होता है। कह रहे कि जन्म के बाद विटामिन के देना चाहिए, उसकी डोज क्या है, 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम, या 2 मिलीग्राम, या 2 ग्राम। तो कितना डोज है उसका, उसका डोज है 1 मिलीग्राम। कितना है, तो 1 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने से सबसे बड़ा जोखिम क्या चीज़ का रहता है। तो गर्भ के दौरान जो एमनियोसेंटेसिस करने से सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा जो डर रहता है, वो समय से पहले प्रसव का रहता है। मतलब कि समय से पहले डिलीवरी आने की मतलब कि खतरा बना रहता है, मतलब एमनियोटेसिस करने से मतलब कि सबसे बड़ा जोखिम रहता है समय से पहले प्रसव होने की। और समय से पहले प्रसव होने से बहुत सारे खतराएँ रहते हैं, बेबी को भी बचाने में और भी माँ को भी थोड़ा दिक्कत आते हैं। तो ये सब मतलब कि उसमें दिक्कतें आते हैं। हालांकि स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब कि स्तनपान करने के लिए मतलब क्या, बच्चों को दूध पिलाएगा तो स्तन को तैयार किया जाता है। तो मतलब कि स्तन को तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाए जाते हैं। जैसे दिया है कि मैमोजेनेसिस, या लैक्टोजेनेसिस, या ग्लैक्टोपोइसिस, या ग्लैक्टोकाइनेसिस। तो कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो इसमें माइमोजेनेसिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया, तो माइमोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत डीपीटी के बारे में हमने डिटेल्स में आपको बताया है, उसका फुल फॉर्म भी बताया है, उसका पूरा डिटेल्स में भी बताया है, उसका थ्योरी वाला नोट्स भी आपको मिल चुका है। और एक ही चीज़ को बार बार नहीं बता देंगे क्योंकि इससे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे। कह रहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत डीपीटी का पहली खुराक देने का समय क्या है। इसका पहला जो खुराक दिया जाता है वो 1 से 1.5 महीना के बाद दिया जाता है। कितना महीना के बाद, तो 1 से 1.5 महीना के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली दवा का नाम बताएं। तो प्रसव के बाद यदि स्तनपान को दबाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दवा है, तो वो मतलब कि आपका है ब्रोमोक्रेप्टिन। क्या है, ब्रोमोक्रेप्टिन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि नवजात शिशु के विटामिन के इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अभी हम लोग देखे थे कि विटामिन के कब दिया जाता है, इससे पहले का क्वेश्चन था ना हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग देखे थे, कहाँ गया,
यहाँ पर देखे थे कि जन्म के बाद कितनी मतलब कि डोज दिया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो किस उद्देश्य से विटामिन के दिया जाता है जब शिशु को, तो ये दिया जाता है क्लोटिंग कारक को बनाने में सहायता करने के लिए। क्या चीज़ के लिए, तो क्लोटिंग कारण को सहायता करने के लिए, मतलब कि बनाने में सहायता करने के लिए दिया जाता है। हालांकि अगले फेंटेनेल का सामान्य आकार क्या होता है, जो अगले जो फोंटेनेल होते हैं उसका सामान्य आकार चौकोर, त्रिकोण, डायमंड या गोल होता है। तो कैसा होता है उसका आकार, तो उसका आकार होता है डायमंड। डायमंड आप लोग जानते हैं ना, सब दुनिया का सबसे कठोर वस्तु है। डायमंड का शेप आप लोग जानते होंगे, बहुत ही चमकीला होता है, बहुत ही कठोर, उसका शेप के कारण भी वो कठोर होता है और इसी आकार का होता है अगले फोंटेनेल। तो चलिए आगे के क्लासेस हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे और वहाँ पर हम लोग फोंटेनेल को डिटेल्स में भी जानेंगे।